दिल्ली एमसीडी के चुनाव की भेरी बच चुकी है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली की पहचान जानने वाले विजय गोयल। विजय गोयल जी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर आपका स्वागत है। कितना भरोसा है एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की जीत का? मुझे जनता पर भरोसा है, क्योंकि जिस तरीके से सारे देश के अंदर लोग विकास चाहते हैं और इसके लिए लोग मोदी जी की हर बात का, हर काम का समर्थन कर रहे हैं, ऐसे ही मैं समझता हूँ दिल्ली के अंदर पिछले सालों के अंदर आम आदमी पार्टी जो सरकार के अंदर आई, उसने दो चीज़ों पर जनता को विश्वास दिलाया था। पहली थी कि हम दिल्ली के अंदर विकास करेंगे और दूसरी, हम भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। आज अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ, बल्कि इनके खुद पार्टी के नेता और पार्टी भ्रष्टाचार के अंदर डूब गई और दूसरी तरफ विकास बिल्कुल नहीं हुआ। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली नगर निगम की तीनों कॉरपोरेशंस के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीती। आपने अपने सारे सिटिंग सभासदों का टिकट काट दिया, इसका मतलब आप अपने सभासदों पर दोबारा विश्वास नहीं कर रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अपने सभासदों पर दोबारा विश्वास नहीं कर रहा है तो लोकल जनता भारतीय जनता पार्टी पर दोबारा विश्वास कैसे करेगी? कितनी पार्टियों में इतनी हिम्मत है कि वो इस तरह का फैसला ले सकें? कितनी पार्टियों में इतनी हिम्मत है कि उनके फैसले को लोग सर्वमान्य करके माने? ये जो फैसला किया, ये सबसे बात करके किया और उसका मतलब था कि नई लीडरशिप भी साथ साथ उभरनी चाहिए जी। ऐसा नहीं है कि ये जो लोग जिनके टिकट काटे गए, इनको आगे मौके नहीं दिए जाएंगे, इनको भी मौके दिए जाएंगे। पर आप कल्पना करिए कि आज 272 नेताओं की एक फौज और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने खड़ी कर ली। बिल्कुल साहब, जितना कह रहे हैं स्थिति उतनी आसान नहीं है। बहुत सारे सीटों पर बागी मैदान में है, बहुत सारे सीटों पर वो पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी को हराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कैसे निपटने की क्या रणनीति है? मैं खुद जमीनी राजनीति से ऊपर आया हूँ, बहुत सारे चुनाव मैंने लड़े हैं, इसलिए मुझे कार्यकर्ता का दुख भी पता है। और मैं ये भी जानता हूँ कि जिस समय टिकट नहीं मिलती है तो व्यक्ति को एक कष्ट होता है, किंतु मैं समझता हूँ कि इस समय आज 3 बजे के बाद ही पता चलेगा कि कितने लोग मैदान के अंदर हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो पार्टी के अनुशासन में ही हैं। बागी लोगों को रोकने के लिए बड़ी कोशिश की गई। आपने बहुत देर 3:30 बजे जाके जो है टिकटों का बंटवारा किया, इसमें भाजपा भी हिट विकेट हो गई। 4 जगह उसका नामांकन फाइल नहीं हो पाए। जब भी आप मास कंसल्टेशन करते हैं, जब भी आप एमपी से भी पूछेंगे, एमएलए से भी पूछेंगे, जिलाध्यक्ष से पूछेंगे, मंडल से पूछेंगे, कार्यकर्ताओं से पूछेंगे बेहतर कैंडिडेट कौन है, एक तरीका तो ये था कि एक कलम चलाते और तय कर देते जी। पर हमारी पार्टी के अंदर जो आंतरिक प्रजातंत्र है, उसके चलते हुए टिकटों के अंदर देर हुई। लेकिन खबर तो है कि बाबूगिरी के नाते देर हुआ। अमित शाह ने 10 बजे मुहर लगा दी कि टिकटों का बंटवारा हो गया और 3:30 बजे मीडिया के पास गए। 5.5 घंटा टिकट ऑफिस की बाबूगिरी के चक्कर में डिले हुआ, ऐसी खबरें हैं। इसमें बहुत से कारण से देर हो सकती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, किंतु जो असल कारण यही है कि लास्ट मिनट तक ये मंथन जारी रहा कि अमुक उम्मीदवार अच्छा रहेगा या अमुक उम्मीदवार रहेगा, और एक ये है कि हम ब्लैंक आंख मीच कर लोगों को टिकट दे देते हैं। पिछले अगर हम देखिए 1 महीने में तो केजरीवाल के खिलाफ बहुत सारी अच्छी घटनाएं हुई, इसमें केजरीवाल फंसते नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि आम भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है, जो उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर, एकदम एमसीडी चुनाव आते चारों तरफ से केजरीवाल पर हमला शुरू कर दिया गया। शुंगलू कमेटी जो थी वो तो हमने नहीं उसको कहा, शुंगलू कमेटी ने तो अपनी रिपोर्ट दी है। और समय, उसके समय की भी बात हो रही है। जी की जो क्रेडिबिलिटी है वो तो पहले से अपॉइंट थी, इस समय हुई थी। अगर देश के अंदर सारे काम ये देखकर होंगे कि कब कब चुनाव है, तो इस देश में तो हर 3 महीने के अंदर चुनाव है, सारी प्रोग्रेस रुक जाएंगी। तो आप एक बात समझिए कि हमला हमने नहीं किया है, हमला उनकी करतूतों ने किया है जी। जो उन्होंने बोया था उसको सबूत के साथ पेश किया जा रहा है ना, सब तरफ से जाके जी। क्या कोर्ट्स को भी हमने मैनेज कर रखा है क्या? कोर्ट्स भी तो ज़्यादातर इन चीज़ों के ऊपर उनके खिलाफ ही फैसले कर रही है। जब ये गए कोर्ट के अंदर ये कहने के लिए कि अधिकार हमारा है, उपराज्यपाल का नहीं है, कोर्ट ने सीधा सीधा तय कर दिया कि उपराज्यपाल की संवैधानिक शक्तियां ज़्यादा हैं। कोर्ट की बात हुई तो मामला फीस देने पाया, जनता को तय करने देते कि फीस दी जाए कि न दी जाए। चुनाव थे, सरकार डिप्टी गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रोक लगा दी कि भाई 3.5 करोड़ रुपये नहीं दे सकते हो। अब ये जनता फैसला कर लेगी ना जी कि भाई 3.5 करोड़ रुपया जो जनता की गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसा है, उसको आप अपने व्यक्तिगत मुकदमे के लिए एक वकील को सौंप दें, तो कौन चाहेगी जनता कि ऐसे किया जाए? हमने इसकी रायशुमारी कराई थी पूरी दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली में से 100% लोगों ने कहा इस रुपये को केजरीवाल साहब की जेब से भरा जाना चाहिए। अब ऑड इवन इन्होंने किया, नाम क्या दिया कि हम प्रदूषण को हटाने के लिए ऑड इवन कर रहे हैं जी। यहाँ पर
मैं निकला था अपनी गाड़ी को लेकर चालान कटवाने के लिए, इसलिए नहीं कि मैं प्रदूषण को हटाने के लिए ऑडी वन का विरोध कर रहा था, इसलिए कि उसके नाम के ऊपर ये अपना चेहरा चमका रहे हैं, अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और वही हुआ, 100 करोड़ से रुपया ज़्यादा इन्होंने दूसरी स्टेटों में दिल्ली के जनता के टैक्स के पैसों को खर्च कर दिया अपने अखबारों में विज्ञापन देने के लिए। आप लंबे अरसे से राजनीति में रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं। ये देश में, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी की पार्टी की बात नहीं, देश में कल्चर हो गया, जो भी मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, एक ऐसे संवैधानिक पद पे आता है, वो अपनी छवि, वो कहता है कि केजरीवाल की सरकार है। सरकार तो दिल्ली की जनता की है, मोदी की सरकार है, योगी की सरकार है। इस कल्चर को बंद करने के लिए, इस कल्चर को खत्म करने के लिए क्या नेताओं को आगे नहीं आना चाहिए? आप कोई भी अखबार में एक में भी विज्ञापन दिखा दीजिए जिसमें मोदी की सरकार लिखा हो या मोदी सरकार लिखा हो, एक भी नहीं मिलेगा आपको जी। किंतु हाँ, आपको आम आदमी पार्टी सरकार, केजरीवाल सरकार, ये 20 जगह पर मिल जाएगा। तो हमारी पार्टी का ये कल्चर नहीं है। ये ठीक है, आम बोलचाल की भाषा के अंदर कई बार ये कहा जाता है किसकी सरकार, तो उसको प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से आइडेंटिफाइड कर दिया जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है आप सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके आप अपनी पार्टी का प्रचार करें कि मोहल्ला क्लिनिक नाम हो तो वो भी आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक रखो, सारी योजनाओं के नाम आप आम आदमी कर दो और लोगों को ये सिखाओ। और जब आपको सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि आप अपना फ़ोटो नहीं लगा सकते, तो आप उल्टे होकर टोपी पहन के फ़ोटो खिंचवा के सुप्रीम कोर्ट को भी और जनता को भी बेवकूफ़ बनाने में लगेंगे, तो ये किसको पसंद आएगा? भाजपा भी अटल आवास योजना चला रही है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना चला रही है। तो जो बड़े नेता होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनके नामों से हमेशा योजनाएं चलती हैं। काशीराम जी के नाम से भी योजना चलती है, हमने तो कभी विरोध नहीं किया। अंबेडकर जी की चलती है, हमने तो नहीं कभी विरोध किया। कांग्रेस के अंदर सारे देश के अंदर जो योजनाएं हैं वो केवल 3 ही आदमियों पर रख दी गई, पंडित नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर और राजीव गांधी के ऊपर रख दी गई योजनाएं। मतलब आप ये समझिए, आज अगर मेरे को फीफा फुटबॉल का अंडर 17 का टूर्नामेंट करना है, तो अगर मैं 6 स्टेडियम्स के अंदर उसको कर रहा हूँ, तो 6 में से 4 जो स्टेडियम हैं वो गांधी परिवार के नाम के ऊपर रखे हुए हैं जी। आज मुझे ये फीलिंग होता है कि क्या देश में बाकी महापुरुष नहीं थे जो हर चीज़ को और हर इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम जो है केवल गांधी परिवार के नाम पे रख दिया गया जी। एमसीडी चुनाव के पहले आपका एक बयान आया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में मिल सकते हैं, इसका क्या मायने, क्या लगता है कि दोनों मिल जाए तो भारी पड़ेंगे? देखिए, दोनों की विचारधाराएं अलग हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर खूब आरोप लगाते हैं, दोनों कहते हैं कि एक दूसरे की पार्टी भ्रष्टाचारी है, दोनों के शुक्ला कमेटी ने उनके नेताओं को ये बताया कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। किंतु आप एक बात देखिए कि अब जो है 2013 में इन्होंने क्या किया, उन्होंने तो बच्चों की कसम खाई केजरीवाल साहब ने कि बच्चों की कसम, मैं कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। और कांग्रेसियों ने अलग कहा कि ये तो हमारी शीला दीक्षित जी को जेल भेजने वाला है, इसको हम थोड़ी समर्थन देंगे। पर दोनों आपस में मिल गए थे। तो आज मैंने कहा अगर मौका मिला इनको तो ये दोनों हाथ मिलाने में हिचकेंगे नहीं, जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि पंजाब आप दोनों ने मिलकर हरा दिया, कांग्रेस और भाजपा ने। कैसे हरा दिया जाके? हम तो तीनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे जाके। केजरीवाल को उनके ओवर कॉन्फिडेंस ने, अति विश्वास ने हरा दिया। वो तो सोच रहे थे कि वो किसी को भी भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त कह सकते हैं जी, और वो कहते थे कि मैं जिसको गाली दूं कि ये भ्रष्टाचारी है, उसके बाद सबूत देने की जरूरत नहीं हो। किंतु जब उनके आधे से ज़्यादा एमएलएस के ऊपर, आधे से ज़्यादा मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तो वो पहले तो उनका बचाव करते हैं, और जब हाई कोर्ट ये सिद्ध कर देती है कि नहीं इन्होंने अनियमितताएं किया, इन्होंने गलत काम किया है, तब वो उनके ऊपर उनको एक्शन लेना पड़ता है। अब देखिए, कोई ऐसी सरकार दिखेगी जिसमें आधे से ज़्यादा मंत्रियों को बाहर का रास्ता इसलिए दिखाना पड़ा कि वो भ्रष्टाचार या किसी अन्य अनियमितता के अंदर शामिल थे। आधे से ज़्यादा एमएलएस के ऊपर उनके केस चल रहे हैं, कहते हैं पुलिस आप ऐसे के भेज देते हैं। केजरीवाल साहब कहते हैं पुलिस आप किस लिए भेज देते हैं? इसीलिए अच्छा हुआ कि पुलिस के बाद कोर्ट्स बैठी थी, कोर्ट ने भी उनके सामने ये फैसला दे दिया कि हाँ, इन लोगों ने अपराध किए हैं, इन लोगों ने अनियमितताएं की हैं, इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का बयान आया था कि केजरीवाल को सबक सिखाएंगे इस चुनाव में, दिल्ली की हार का बदला लेंगे। केजरीवाल के पास अगर आंकड़े की बात करें तो खोने के लिए कुछ नहीं है। एक भी उनका जो है सभासद नहीं रहा होगा, एक भी नगर निगम में उनका कब्जा नहीं था। अगर दिल्ली विधानसभा की बात करें तो आपकी सीटें उन्होंने छीन ली, आप छीनेंगे तो कुछ नहीं, वो जितना पाएंगे कुछ पॉजिटिव में ही रहेंगे। आप कैसी बात कह रहे हैं? आप ये खोने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। जिस व्यक्ति की दिल्ली में सरकार चल रही हो और उसके बाद दिल्ली में किसी निकाय के चुनाव हों और वो उसमें बुरी तरह हार जाएं, तो ये एक जनता एक संदेश नहीं है इस बात का कि जो जनता उनसे प्यार करती थी अब वो नफरत करती है। दूसरी बात एक और समझ जाइए, एक चुनाव जीतने के बाद आज तक वो जीते कहाँ? केजरीवाल साहब, आम आदमी पार्टी जो थी 70 में से 67 सीटें ले गई, इसलिए कि उन्होंने जनता को ये विश्वास दिलाया
कि हम ही हैं जो सब कुछ कर सकते हैं, हम ही भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हैं, हम ही दूध के धुले हैं और हम ही दिल्ली के अंदर विकास करके दिखाएंगे। उसके बाद वो चले गए वाराणसी चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा में मुँह की खा के आए। लोकसभा में 437 सीटों पे लोग खड़े कर दिए, 400 सीटों पे जमानत जब्त हो गई, 4 सीटें एक ही रीजन के अंदर से सिर्फ आई। उसके बाद चले गए गोवा में, 40 में से 39 सीटों पर जमानत जब्त हो गई, एक भी सीट वो जीते नहीं। उसके बाद चले गए पंजाब के अंदर, जहां वो सोच रहे थे मैं मुख्यमंत्री जाके बैठ जाऊंगा, वहां पर जिस पार्टी को वो भ्रष्टाचार में लिप्त कह रहे थे अकाली दल को, उनसे भी कम परसेंट वोट पाए और 22 सीटों के ऊपर सिमट के बैठ गए। अगर भारतीय जनता पार्टी जो पहला चुनाव लड़ी है और पहला चुनाव आम आदमी पार्टी का, दोनों को तुलना करेंगे तो आम आदमी पार्टी कहीं ज्यादा मजबूत पोजीशन में, तो उनका पहला चुनाव था। इस पहले चुनाव की हार को सीधे से खारिज पार्टी को नहीं किया जा सकता है ना। पहला कौन सा चुनाव था? गोवा के चुनाव में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, पंजाब चुनाव पहला गोवा विधानसभा लड़ ली उन्होंने, पंजाब लड़ ली उन्होंने, तो पहला चुनाव था। गोवा लड़ ली, पंजाब लड़ ली, और ये दिल्ली के अंदर जो बाई इलेक्शन थे 13, उनमें से उनका वोट परसेंटेज 15% नीचे गिर गया, 13 में से सिर्फ 5 सीट आई। तो अभी भी वो पहले चुनाव में सोचकर दिल्ली के लिए तो उनका दूसरा अगर खुश होते रहेंगे, गोवा पंजाब मन में में पहला खुश होते था। रहे। एक लगातार मांग उठ रही है, मायावती ने भी मांग की, केजरीवाल भी मांग कर रहे हैं, अभी वहाँ मुंबई से भी मांग आ रही है ईवीएम को, कि ईवीएम को खारिज करके जो है अब बैलेट पेपर पर चुनाव कराया जाए। बड़ी अच्छी मांग उन्होंने की है। जब दिल्ली के अंदर 70 में से 67 सीटें वो जीत जाते हैं, तब ईवीएम ठीक नहीं है। नहीं, जब मायावती ईवीएम से चुनाव जीती थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तब ईवीएम ठीक थी। पंजाब की तो ईवीएम ठीक है, गोवा की ईवीएम खराब है कांग्रेस के हिसाब से। तो मैं समझता हूं कि इन्होंने ईवीएम को भी इस तरह से बना लिया है कि जब जीत जाओ तो ईवीएम ठीक, और जब हार जाओ तो ईवीएम के दोष। ऐसा चलता है क्या कभी राजनीति में? इधर कहा जा रहा है कि आप भी मोहल्ला सभा कर रहे हैं, केजरीवाल का कॉपी है मोहल्ला सभा, केजरीवाल का कॉन्सेप्ट था। नहीं, कॉपी नहीं है, वही है मल्ला सभा जो उन्होंने कहा था। मल्ला सभा जो शब्द है, अब आम आदमी जो शब्द है, क्या ये गढ़ के लाए थे क्या? उन्होंने भी तो आम आदमी शब्द लिया था, उसके आगे पार्टी लगा दिया सिर्फ। मैंने भी मोहल्ला सभा इसलिए की, देख तेरी मोहल्ला सभा के अंदर आज लोग तुम्हारे बारे में कह क्या रहे हैं। तुम्हारे बारे में ये कह रहे हैं कि आप जनता के पैसे को अपने व्यक्तिगत चीज़ों पर लुटा रहे हैं, समोसे के ऊपर, चाय के ऊपर, भोजन के ऊपर, लाखों नहीं करोड़ों रुपए के बिल खर्च कर दिए उन्होंने। हमें तो देख के ताज्जुब होता है। लाल बत्तियां ले ली, सिक्योरिटी ले ली, गाड़ी ले लिए, बंगला ले लिए, किंतु हैं आम आदमी, हम खास आदमी नहीं है। ऐसा होता है क्या कभी? तमाम पार्टियां दिल्ली के रिहायशी इलाकों में अपना ऑफिस खोले बैठी हैं, रोक सिर्फ केजरीवाल के लिए क्यों? भाजपा भी खाली करे, कांग्रेस भी खाली करे। देखिए, जो भी पार्टी का दफ्तर लेता है वो नियम के अनुसार लेता है जी। अगर इन्होंने नियम के अनुसार लिया हो तो हमें कुछ नहीं कहना, और अगर हमने नियम के अनुसार नहीं लिया हो तो कोर्ट भी खुली है, कंप्लेंट भी सुनी है। हमें ही बता दें कम से कम कि कौन सा ऐसा बंगला है जो कि नियम के अनुसार नहीं लिया है। जंग साहब के जाने के बाद लगा कि केजरीवाल और जो है गवर्नर हाउस का विवाद कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन बैजल साहब के आने से मामला बढ़ गया। केंद्र में आपकी सरकार है, कभी आपको नहीं लगता है कि तालमेल दोनों का ठीक हो जाए? बहुत लगता है कि तालमेल अच्छा होना चाहिए जी, पर जो लड़ाई है वो एलजी से नहीं है, लड़ाई जो है वो संविधान से है जी। कि जो संविधान में लिखा हुआ है उसका आप पालन नहीं करेंगे तो एलजी नजीब संघ साहब हो या बैजल साहब हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और मैं समझता हूँ कि इस समय केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार है और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब आम आदमी पार्टी तो तीसरे नंबर पर जा रही है, मुकाबला आ गया है कांग्रेस से। तो अब कॉरपोरेशन के अंदर अगर कांग्रेस आ जावे मान लो गलती से, तो तीनों पार्टियों की 3 अलग अलग होंगी, तो दिल्ली का विकास कैसे होगा? लोगों को डर है इसलिए कि दिल्ली की जनता के हक में ये जाता है कि दिल्ली नगर निगम के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी तो केंद्र के साथ मिलकर ज़्यादा विकास हो सकता है, क्योंकि कल दिल्ली में भी सरकार हमारी आने वाली है। आम आदमी पार्टी जीत गई या कांग्रेस जीत गई तो केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने देगी, दिक्कत और बढ़ेगी। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि अभी तो दिल्ली सरकार जिस तरीके से लड़ाइयाँ कर रही है, झगड़े कर रहे हैं और जिस तरह का माहौल बना रहे हैं, तो मैं समझता हूँ वो विकास नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं है, दूसरे राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस या दूसरी पार्टियों की सरकार हैं, वे भी तो काम करती हैं, वे भी तो झगड़ा नहीं करती। बीजेपी पर आरोप है कि दिल्ली में उतनी बड़ी हार का बदला दिल्ली की जनता से ले रही है, केजरीवाल को काम नहीं करने दे रही है। दिल्ली की जनता तो लगातार फैसले करके दे रही है ना। अभी आप देख लेना, जब वो सिकुड़ जाएंगे तीसरे नंबर पर, 4 पार्टियां होती तो चौथे नंबर पर जाते, पर 3 ही पार्टियां इसलिए तीसरे नंबर पर जा रहे हैं। एथलेटिक्स में आपने नए नए विदेशी कोचों की अनुमति दी है। अभी हमने दंगल एक फिल्म देखी जिसमें इंडियन कोच थे, बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं। क्या इंडियन कोच ऐसे होते हैं जो इतनी ऊंचाई तक ले जा सकें? ये हमारे यहाँ ऐसी डिबेट नहीं है। जहाँ जहाँ हमारे पास भारतीय कोचों की व्यवस्था है और जहाँ जहाँ हमारे पास भारतीय कोच हैं, हम उनको प्रेफर करते हैं। पर हमें जहाँ लगता है कि भाई
बेहतर कोच और बेहतर ट्रेनिंग और देने के लिए हमको विदेशी कोचों को लेना पड़ेगा या विदेश में ट्रेनिंग दिलवानी पड़ेगी, तो हम उसकी व्यवस्था करते हैं। आपने जो 2 विदेशी कोच लिए उनकी आलोचना नहीं हो रही, अच्छे कोच हैं, उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन क्या उनको माहौल मिल पाएगा, वो संसाधन मिल पाएंगे? उस पर सवाल उठ रहे हैं कि देश में वो संसाधन दे पाएंगे, क्योंकि हर बार जब भी गेम होते हैं खिलाड़ी तैयार ही करते हैं तो संसाधनों पर सवाल उठता है, खाने की क्वालिटी पर सवाल उठता है, उनके रहने पर सवाल उठता है, तो संसाधन के लिए क्या इंतजाम है? देखिए, मैं आपको 2 चीज़ बता दूँ। एक तो स्पोर्ट्स जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, और वो स्टेट सब्जेक्ट होने के अंदर पहला काम स्टेट्स का है कि खिलाड़ियों को तैयार करना और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना। किंतु अभी हमारी जो मंत्रालय है, युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय, वो 2 काम करता है। एक करता है ब्रॉड बेसिंग ऑफ स्पोर्ट्स और दूसरा करता है एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स। जो आप बात कर रहे हो एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स के लिए, तो जितने भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो एशियन गेम्स में, जो कॉमनवेल्थ गेम्स में और जो ओलंपिक गेम्स के अंदर पदक लाते हैं या वहाँ पे हिस्सा लेने के लिए जाते हैं, उनके लिए किसी भी सुविधा की कोई कमी नहीं है जी। अब देखिए, 119 खिलाड़ी गए थे रियो ओलंपिक्स के अंदर जी। एक खिलाड़ी की भी आप मुझे शिकायत नहीं बता सकते कि उनको किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो, उनको कोई ट्रेनिंग की कमी हो, उनको किसी फॉरेन कोच की कमी हो, या उनको किसी खुराक की कमी हो, या उनको कहीं आने जाने की कमी हो। किसी तरह की कोई कमी नहीं मिलेगी। और हमने ये कह रखा है कि कोई खिलाड़ी और कोई कोच, एक मंत्री ऐसा बैठा है स्पोर्ट्स के अंदर, 24 घंटे में कभी भी उनको मिल सकता है। नहीं, खिलाड़ियों का आरोप रहता है कि जब हम पदक जीतते हैं तो 2 महीने 3 महीने खूब वाहवाही होती है, फिर लोग भूल जाते हैं, फिर कुछ नहीं मिलता उनको। ये तो सभी के साथ होता है। जिसकी फिल्म चल रही होती है वो चलती रहती है जी, उसके बाद नए कलाकार आ जाते हैं। तो ये जाहिर तौर के ऊपर बात यह है, जब तक एक खिलाड़ी खेलता रहता है तब तक वो खबर के अंदर रहता है जी। जब वो खिलाड़ी खेलना बंद कर देता है तो जाहिर तौर पर जो दूसरा खिलाड़ी खेल रहा है वो आगे दिखाई देता है जी। साक्षी मलिक ने भी आरोप लगाया, हालांकि वो आरोप हरियाणा सरकार पे, आप पर नहीं है, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हो, आपकी सरकार है, कि जो वादा पूरा किया गया था उनसे पूरा नहीं हुआ। देखिए, हमारे देश के अंदर खिलाड़ियों का बहुत सम्मान है। हमारे देश के अंदर जो भी खिलाड़ी पदक ले आता है उसको भरपूर सपोर्ट मिलती है जी, चाहे वो फाइनेंशियल हो और चाहे वो मान सम्मान को लेकर हो। तो मैं समझता हूँ कि साक्षी मलिक जैसे जो खिलाड़ी हैं उनको देश ने बहुत कुछ दिया है। जहाँ साक्षी मलिक ने देश को मान सम्मान दिया है, वहाँ देश ने बहुत कुछ दिया है। तो ऐसी चीज़ें सार्वजनिक बोलना उचित नहीं है। वह हरियाणा सरकार ने जो वायदा किया है वो जरूर पूरा करेगी। अभी आप लगे हुए अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप के प्रचार के लिए, आप फुटबॉल लेकर पार्लियामेंट भी गए थे और व्यक्तिगत तौर पे आप बहुत कोशिश कर रहे हैं इसकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए। लेकिन अभी हम युवाओं की बात करें, अंडर 17 फीफा में वर्ल्ड कप में 12 खिलाड़ी कौन है, टीमें कौन कौन खेलती हैं, उनका बेसिक नॉलेज भी नहीं है। क्रिकेट ने कहीं ना कहीं फुटबॉल को मार रखा है। कैसा लगता है, कितना मुश्किल चुनौती है? देखिए, मैं क्रिकेट को तो उसके लिए दोष नहीं दूंगा, क्योंकि क्रिकेट भी एक खेल है और हमारे देश में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। पर हमने ये तय किया है क्रिकेट के अलावा हॉकी, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी, कुश्ती, आपने देखा होगा, इनको भी बढ़ावा दिया जाए। आपने देखा होगा अभी प्रो रेसलिंग और प्रो कबड्डी के जो टूर्नामेंट्स हुए उसके कारण इन दोनों को बड़ा मिला है। अभी आपने देखा होगा तो लगातार आप देखिए हॉकी के अंदर हमने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। पीवी सिंधु अभी वर्ल्ड के अंदर नंबर 2 रैंक हो गई हैं। और अपना कुश्ती है, कबड्डी है, या फुटबॉल के अंदर भी पहली बार हमारी रैंकिंग काफ़ी सुधरी है जी। 1969 में एनएसएस का गठन हुआ था, उसके बाद से मृतप्राय संस्था पड़ी थी। आपने बड़ी कोशिश की कि इसको आगे लाया जाए, कदम आपका सराहनीय है। क्या टारगेट रखा आपने एनएसएस? मुझे लोगों ने ये बताया कि 47 के बाद तक आज तक देश भर के जो एनएसएस के लोग हैं उनकी कभी मीटिंग ही नहीं हुई। पहली बार हमने मीटिंग किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर हम एनएसएस को कैसे लेकर जाएं, ताकि ये जो संस्था है राष्ट्रीय सेवा योजना, ये इसके माध्यम से एक यूथ की, एक युवा की ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है जी। तो हम उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं जी। इनको कहीं से अगर हम स्वच्छता अभियान से जोड़ें, यूथ हैं आ रहे हैं, स्कूलों के यूथ हैं, कॉलेजों के यूथ हैं और पढ़ाई करने वाले युवा हैं, कहीं ना कहीं उनको अगर दिमागी रूप से हम स्वच्छता के लिए तैयार करें, क्या इस तरह की कोई योजना आपके मंत्रालय की है कि स्वच्छता मिशन को और एनएसएस को एक साथ जोड़ा जाए? अभी हम एनएसएस, एनवाईके, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स, इन सब की जिम्मेदारियां तय कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको स्वच्छता से, स्लम आंदोलन से और बाकी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं उनके साथ जोड़ने का पूरा प्लान बना रहे हैं। अभी बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव की। आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। राष्ट्रपति चुनाव की एक तरह से कहें तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपने बड़े सारे भारतीय जनता पार्टी के जो भी शीर्ष नेतृत्व हैं, करीब करीब सबसे बहुत नज़दीकी के साथ काम किया। अटल जी के साथ आप बहुत करीबी रहे, अडवाणी जी के साथ बहुत करीबी रहे, इस सरकार में आप बहुत करीबी हैं। तो क्या लगता है कौन हो सकता है आपकी नज़र में भाजपा से? मैं तो नहीं बता पाऊँगा कि राष्ट्रपति कौन हो सकता है, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री और बाकी लोग
जिस भी व्यक्ति का चयन करेंगे वो जाहिर तौर पर देश के लिए बहुत बड़ा आदमी होगा जी। एक वरिष्ठ नेता के नाते सवाल मेरा आगे जो सवाल है, ये दो घटनाएं हुई हैं सिविल एविएशन में, एक सांसद ने मारपीट कर दी और एक सांसद ने झगड़ा कर दिया। इतना एग्रेसिव भारतीय पॉलिटिशियंस को बड़ी शालीनता के लिए जाना जाता है, लाखों की जनता करोड़ों उनके खिलाफ नारे लगते रहते हैं, फिर भी वो संभल जाते हैं। इतना गुस्सा क्यों है कि एक अगर किसी ने नहीं दी सीट तो आप मारामारी पर उतर आते हैं? देखिए, इसके दो पहलू हैं जी। पहली बात यह है, जो सांसद हैं उनसे लोगों की अपेक्षाएं बहुत हैं जाकर जी, और पॉलिटिशियंस एक ऐसी जमात हो गई है जिसको जितना कूटो तो जनता उतनी ताली बजाती है, क्योंकि कुछ लोगों के कारण राजनीतिक के लोग बदनाम हुए हैं जी। तो इसलिए जो इतने भी सांसद हों या जो किसी भी पार्टी के राजनीति में हो, उनको इस बात पे ज़रूर सोचना और विचार करना चाहिए कि उनका व्यवहार ऐसा हो, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का युग है, 1 मिनट के अंदर वीडियो बनाकर दे दी जाती है। पर जाहिर तौर पर कई बार जो आदमी सांसद या राजनीतिक लोग 24 घंटे लगे रहते हैं, उसके बाद वो भी ये अपेक्षा करते हैं कि उनके साथ भी जो सलूकी की जाए वो अच्छी होनी चाहिए। दिल्ली चुनाव एकदम जोर पकड़ चुका है, एकदम एक तरह से कहें तो वापसी हो चुकी है नामों की। और क्या नजरिया, आपका क्या रोल है, किस तरह देखते हैं आप एमसीडी के चुनाव को? देखिए, दिल्ली को देख के मुझे बड़ा दर्द होता है जी। दिल्ली की दुर्दशा हो चुकी है जी, सारी दिल्ली स्लम बन गई है। जहाँ मर्जी आप पटरी को घेर लीजिए, जहाँ मर्जी आप मकान खड़ा कर लीजिए, जहाँ मर्जी जो कर लीजिए जी। दिल्ली में आज गवर्नेंस नाम की चीज़ नहीं है, इसलिए इसका कारण सबसे बड़ा है मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज। आप खुद देखिए, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, एमसीडी में कल कोई तीसरी पार्टी आ जाए तो तालमेल से के अभाव के अंदर काम नहीं होगा। आज अनाधिकृत कॉलोनियाँ नियमित क्यों नहीं हुई? क्योंकि बिना केंद्र सरकार के ये अनाधिकृत कॉलोनियाँ नियमित नहीं हो सकती। इसलिए जाहिर तौर के बात है कि दिल्ली के अंदर अगर दिल्ली को सबसे बढ़िया दुनिया का शहर बनाना है तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों से ही वो बन सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी में सरकार आनी जरूरी इसलिए है कि जनता को ये समझना चाहिए कि कच्चे लालचों में ना आकर वे दिल्ली के विकास कौन सी पार्टी कर सकती है। आज देखिए ना, यूपी में क्या हुआ जी, सरकार ने चुनाव से पहले ये घोषणा की थी भारतीय जनता पार्टी ने कि हम किसानों के कर्जे माफ़ कर देंगे जी, माफ़ कर दिए ना। तो इसका मतलब ये है कि आज एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसने डीमोनेटाइजेशन किया, जनता ने उसको समर्थन दिया। तो ऐसे ही आज दिल्ली नगर निगम के चुनाव के अंदर जनता अगर समर्थन देगी तो सच मानिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर दिल्ली की अच्छा बनाने के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बात करें खेल मंत्रालय की, खेल मंत्री होने के नाते आप नया क्या प्रयोग कर रहे हैं? ओलंपिक में हम टीम तो 119 की भेजते हैं, लेकिन कभी दहाई में नहीं पहुंचते हैं मेडल्स में। देखिए, 119 खिलाड़ियों का जाना भी अपने आप में एक मेडल है जी। बहुत सारे देश हैं जिसमें 10-10 लोग भी क्वालिफाई नहीं करते, इसमें भी तो क्वालिफाई करना चाहिए। तो 2 मेडल अगर हम वहाँ लाएँ तो 4 मेडल हम पैरा ओलंपिक्स के अंदर भी लाए हैं, स्पेशल ओलंपिक्स में भी लाए हैं, 73 मेडल लेकर आए हैं, क्रिकेट की ब्लाइंड क्रिकेट टीम में भी लाए हैं। अभी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है इसमें रियो ओलंपिक के बाद देखेंगे कि लगातार हम कहीं ना कहीं मेडल जीत रहे हैं या हमारी रैंकिंग बढ़ रही है जी। अब सबसे बड़ी हम ये काम कर रहे हैं कि एक स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री टैलेंट सर्च पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं। उसके द्वारा 8 साल की उम्र से कोई भी खिलाड़ी किसी गांव में, कस्बे में, मोहल्ले में, गली में, शहर में, कहीं पर भी हो, वो अपना अगर वीडियो या बायोडाटा अपलोड कर देगा तो हम उसकी ट्रेनिंग करेंगे। हर साल हम 1000 खिलाड़ियों का, यंग खिलाड़ियों का चयन करेंगे जिनको 5 लाख हर साल का स्कॉलरशिप मिलेगी और वो भी 8 साल तक मिलेगी। तो हमने 2020, 2024 और 2028 की ओलंपिक्स की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। तो हम लगातार स्पोर्ट्स साइंस और ये जो दूसरे चीज़ें हैं उनको मजबूत कर रहे हैं। आप पिछली अटल जी की सरकार में पीएमओ में राज्य मंत्री थे, खेल मंत्री थे, इस सरकार में इंडिपेंडेंट आप खेल मंत्री हैं। 1 दशक से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है, खेल मंत्रालय में क्या बदलाव हुए हैं और काम करने में कैसा अनुभव हो रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि निरंतर हम बदलाव करते जा रहे हैं। अब जैसे हम ये कहते हैं भाई, जो कोचिस आज ठीक तरह से नहीं सिखा पा रहे हैं तो हमें उनके बारे में सोचना पड़ेगा जी। हम ये सोचते हैं कि भाई जो भी सबसे ज़्यादा खेलों पर हम ध्यान दें गाँवों के अंदर और ट्राइबल एरियाज़ के अंदर, जहाँ हमें सबसे ज़्यादा खेल स्पोर्ट्स पर्सन्स मिलते हैं। तो इसके लिए हमारी स्पेशल एरिया गेम स्कीम चलती है। हम चाहते हैं हमारे जो साई के सेंटर्स हैं उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अकेडमीज़ जो हैं वो स्थापित हों। तो जो प्राइवेट भी अकेडमी खोले हुए हैं उनको भी हम सपोर्ट करने वाले हैं।
तो ऐसे एक नहीं, सैकड़ों इनिशिएटिव्स हमने ले रखे हैं। भारत में कहें सबसे पैसे वाली खेल बॉडी बीसीसीआई है, उसके करप्शन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, पॉलिटिशियन भी उठा रहे हैं, खिलाड़ी भी उठा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है करप्शन हो रहा है, एक तरह से ऑडिट हो रही है। क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है कि बीसीसीआई को इस करप्शन को रोकने के लिए अपने कब्जे में ले, उसकी मॉनिटरिंग ठीक से करे? हमें कब्जे में लेने की जरूरत नहीं है। हमने पहले ही अपना एक कोड बना रखा है, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड, जिसको हमने सारी फेडरेशंस पे लागू किया है। पिछले दिनों आपने देखा होगा आईओए ने जब 2 चार्जशीटेड लोगों को अपना लाइफ प्रेसिडेंट बनाया, हमने उसी समय आईओए को सस्पेंशन कर दी थी, और जब उन्होंने उनको हटाया तभी हमने उसको सस्पेंशन को रिवोक किया जी। तो इस तरीके से हम जहाँ फेडरेशन की ऑटोनॉमी की कदर करते हैं, वहीं हम कहते हैं कि फेडरेशंस को की अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी भी होनी बहुत जरूरी है। स्पोर्ट्स बॉडीज की बात करें तो पॉलिटिशियन कहीं ना कहीं इस पर कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर हर स्टेट वाइज जाएंगे तो जो पॉलिटिशियन बैट भी नहीं पकड़ा हो वो जो है स्टेट बॉडी का अध्यक्ष है, जो कभी पहलवानी नहीं किया ओलंपिक, तो इस पॉलिटिशियन को कब्जे से मुक्त कराने के लिए अगर उनके स्पोर्ट्स वालों को, अगर कोई बॉडी ओलंपिक की बॉडी हो तो ऐसे आदमी को मौका दिया जो ओलंपिक में गया हो, क्रिकेट की बॉडी हो तो जो क्रिकेट का बल्ला पकड़ा उसको मौका दिया जाए। इसके लिए सरकार कोई कदम उठा रही है कि कोर्ट को ही फैसला लेना पड़ेगा? आजकल जो अस्पताल बना रहे हैं वो डॉक्टर नहीं बना रहे जी, कोई भी लोग बना सकते हैं जाकर। इसी तरीके से बिल्डिंग बनाना और उसका ऑपरेशन करना, इसी तरीके से खिलाड़ी जो है अच्छा खेल सकता है, पर खिलाड़ी एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी हो जरूरी नहीं है। पर अभी हमने जो फेडरेशंस हैं उनको कहा है कि वे खिलाड़ियों को प्रतिनिधित्व दें इन फेडरेशंस के अंदर, उनको जो नियम हैं उनको पालन करना है। जी, आपने हमसे बात की, हमारे सवालों को खुल के जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।